हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि इंडिया में जो लोग हैं ना वो कैसे पैसा को कमा रहे हैं एंड उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो, पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया होता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का बहुत सारा जरिया होता है। चाहे तुम एग्रीकल्चर करके कमाओ, चाहे तुम कोई चीज बेच कर कमाओ, चाहे तुम किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करो, जैसे कि डॉक्टर बन के पेशेंट का इलाज करो, टीचर बन के स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, टेलर बन के लोगों के कपड़े सिलो। तो ये सबसे ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया जाता है। पहला क्राइटेरिया होता है कि उस एक्टिविटी का नेचर क्या है, और इस बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ओनरशिप के बेसिस पे, मतलब उस सेक्टर को कौन ओन करता है, उस बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में जान लेते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर में यूजुअली नेचर से रिलेटेड काम होता है, जैसे कि फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, दूध निकालना हो गया, वगैरह वगैरह। और भी एग्जांपल्स तुम्हें स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। वैसे प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस सेक्टर में ज्यादातर नेचर से रिलेटेड काम होता है। इस सेक्टर में नेचर वाली चीजों को मैन्युफैक्चर करके कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। मतलब बेसिकली जब हम प्राइमरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को ऐड कर देंगे तो वो सेकेंडरी सेक्टर बन जाएगा। जैसे कि दूध निकालकर पनीर बनाना, ये तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। तुम सेकेंडरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर का नेक्स्ट स्टेप भी मान सकते हो। और तुम्हें पता ही है, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम ज्यादातर इंडस्ट्रीज में होता है, इसलिए हम सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं टर्शियरी सेक्टर को। तो देखो, टर्शियरी सेक्टर कोई सामान बना के नहीं बेचता है। टर्शियरी सेक्टर में सर्विस आता है। फॉर एग्जांपल प्लम्बर हो गया, जैसे तुम घर में बुला के अपने नलका को ठीक करते हो, और डॉक्टर हो गया जो कि तुम्हारा इलाज करता है। तो ये सब तुम्हें कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, ये सब तुम्हें सर्विस बेच रहे हैं। तो ये सारे जो सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं ना, ये टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, इसलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब देखो, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। तो इस चीज को भी समझ लो कि ये तीनों सेक्टर जो होते हैं ना, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर किसी भी एक सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो तीनों सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर किसी एक को नुकसान हुआ तो बाकी 2 को भी नुकसान होगा, और किसी एक को फायदा हुआ तो बाकी 2 को भी फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइमरी सेक्टर में अच्छी कॉटन की खेती नहीं होती है तो सेकेंडरी सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो लोग कॉटन के कपड़े ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और अगर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो तुम लोग जाके खरीद भी नहीं पाओगे। तो टर्शियरी सेक्टर में जो लोग तुम्हें बेचते हैं उनका भी नुकसान होगा। तो यहाँ तक हमने इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने जाना कि कैसे तीनों इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, आपस में साथ में मिलकर काम करते हैं और तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो आखिर हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पूरे कंट्री में टोटल कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं जीडीपी का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो अब हम एक एग्जांपल की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक कंट्री का टोटल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक किसान है जो व्हीट की खेती करता है, यानी कि गेहूं की खेती करता है, और उसका क्रॉप प्रोड्यूस होने के बाद वो उसे एक मिल को बेच देता है, और फिर वो मिल उस गेहूं का आटा बनाकर एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच देता है। और फाइनली बिस्किट बनाने वाली कंपनी अपना फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जो कि होता है बिस्किट। तो यहाँ पर हमें एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है वो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे ही कैलकुलेट होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने प्रोड्यूस किया। और वहीं किसान और मिल और कंपनी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि उनके बीच जो लेन देन हुआ गेहूं और आटे का, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, और उसे हम टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने में यूज नहीं करते हैं। तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को ही क्यों काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का जो प्राइस और वैल्यू होता है वो फाइनल प्रोडक्ट में एडजस्ट हो जाता है। तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू अलग से कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि जिस भी कंट्री में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का, उस कंट्री का जीडीपी उतना ही हाई होगा। अगर तुमसे एग्जाम में जीडीपी का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है तो तुम ये लिखोगे:
द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। आज के टाइम पे यानी कि 2024 में पूरे वर्ल्ड में यूएसए का सबसे हाईएस्ट जीडीपी है, और वहीं अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये तो पता होगा कि मैं पिछले काफी सारे वीडियोस से ओसवाल बुक्स के बारे में बात करते आ रहा हूँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने टाइम में खुद इन्हीं बुक से पढ़ाई करी थी। और ओसवाल बुक्स का एक बुक आता है जिसका नाम है वन फॉर ऑल, और ये बुक हर सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। इन बुक्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर के सारे मेन पॉइंट्स एडेड है, और साथ ही साथ इन बुक्स में पीवाईक्यूज भी गिवन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी गिवन है। तो इस बुक को लेने के बाद ना तुम्हें एग्जाम्पलर लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। इस सिंगल बुक में तुम्हें सब कुछ कवर्ड मिल जाएगा। एंड ऑनेस्टली अगर तुम इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम्हें कोई भी और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे 99% तो कहीं भी नहीं गए। साथ ही साथ इस बुक में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी गिवन है जो तुम्हारे स्किल्स को और एनहांस करेगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ध्यान रखते हुए इस बुक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिस्टिक चीजों को भी ऐड किया गया है। एंड ऑफ कोर्स वो तुम्हारे डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ तो जरूर ऐड करेंगे। इसके अलावा तुम्हें और क्या ही चाहिए। इसलिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को ऑर्डर करो और अच्छे से इस बुक का फायदा उठाओ। चलो अब हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। इसमें हम ये जानेंगे कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोग किस इकोनॉमिकल सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट थे वो भी चेंज होता गया। जैसे कि पुराने जमाने में लोग प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते थे और वही उनका मेन इनकम सोर्स हुआ करता था। लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर, फिशिंग इन सब पे ज्यादा डिपेंडेंट होते थे। और वही कुछ समय बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और नए नए मशीन और फैक्ट्रीज सेटअप हुए तो हमें ये देखने को मिला कि लोग प्राइमरी सेक्टर से यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर शिफ्ट होते गए। लोग खेती बाड़ी छोड़कर इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, और आज के टाइम पे ज्यादातर लोग सेकेंडरी सेक्टर में ही काम करते हैं। और वहीं कुछ सालों पहले लोग टर्शियरी सेक्टर में भी शिफ्ट होना शुरू हुए, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करने वाली जॉब्स। पर फिर भी आज के टाइम पे ज्यादातर लोग सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही काम करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का जो शिफ्ट हुआ है प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में वो क्यों हुआ है। अगर इंडिया की बात करें तो पिछले 40 सालों में तीनों ही सेक्टर्स में ग्रोथ हुआ है, पर सबसे ज्यादा ग्रोथ टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिला है। तुम इस ग्राफ को भी देख सकते हो कि कैसे 1973 और 74 के टाइम बहुत ही कम लोग टर्शियरी सेक्टर में काम करते थे। वहीं तुम आज का ग्राफ देख लो 2013 और 14 का, इसमें सबसे ज्यादा लोग तुम्हें टर्शियरी सेक्टर में ही देखने को मिलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडियन जीडीपी में। ये भी हम इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि 1973 और 74 में इंडिया का जो 40% जीडीपी था वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट था। वहीं 13% जीडीपी सेकेंडरी सेक्टर पे और 47% जीडीपी टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट था। और वहीं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से यानी कि 2013 और 14 के हिसाब से अगर देखा जाए प्राइमरी सेक्टर जो है वो सिर्फ 14% ही इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पा रही है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19% है, और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया का हो रहा है वो टर्शियरी सेक्टर के कारण हो रहा है। इसलिए टर्शियरी सेक्टर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में जो कि है 67%। तो आखिर टर्शियरी सेक्टर का हमारे कंट्री में इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों हो रहा है? उसका मेन रीजन ये है कि लोगों के नीड्स बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स और बैंक्स की रिक्वायरमेंट है, और ये सारे सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और वहीं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जैसे जैसे ग्रोथ होता है उसी के साथ साथ ही टर्शियरी सेक्टर का भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता है। और एक रीजन और है कि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ते जा रहा है, लोगों की पैसे खर्च करने की भी कैपेसिटी बढ़ते जा रही है। तो अब लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ज्यादातर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ज्यादा ट्रैवल करते हैं, और बहुत से बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। और ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही आती हैं। और जैसा तुम लोगों ने भी देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में आईटी सेक्टर का बहुत ही ग्रोथ हुआ है। हर दिन कोई ना कोई नया सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह लॉन्च होते रहता है। तो ये सारी चीजें भी टर्शियरी सेक्टर के अंडर ही आती हैं। अब हम इस ग्राफ की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। अगर पुराने डेटा को देखा जाए जो कि है 1977 और 78 का, तो उसमें 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, 11% लोग सेकेंडरी सेक्टर में और 18% लोग टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे थे। वहीं लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो कि है 2017 और 18 का, उसमें 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ के 25% हो गया है, और टर्शियरी सेक्टर में भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ के 31% तक आ चुका है। तुम लोगों ने ये सारे डेटा को देखकर एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत से लोग काम करते हैं पर उनका प्रोडक्शन जीडीपी में बहुत ही ज्यादा कम है। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो इसका मेन कारण यह है कि हमें देखने में तो लगता है
कि बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, पर उतने ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट एक्चुअली में है नहीं। इसी चीज को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, यानी कि दिखने में तो ये लगता है कि ये लोग एम्प्लॉयड हैं, पर एक्चुअली में ये लोग अनएम्प्लॉयड है। जैसे कि अगर एक खेत में सिर्फ 2 लोगों के काम करने की जरूरत है और उसमें अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो बचे हुए जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं वो लोग एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड है, उनका कोई जरूरत नहीं है वहां पे, वो लोग बस ऐसे ही काम कर रहे हैं। और जब सर्वे होता है तो उन्हें भी एज अ एम्प्लॉयड इंसान काउंट कर लिया जाता है। अब हम लोग 5 पॉइंट में समझेंगे कि इंडिया में ज्यादा जॉब्स कैसे क्रिएट किया जा सकता है, मतलब इंडिया में जो लोग अनएम्प्लॉयड है उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जा सकता है। पहला तरीका है फार्मर्स को चीप एग्रीकल्चर लोन देकर। इससे क्या होगा, पहले जो फार्मर एक साल में एक ही क्रॉप उगाते थे या फिर जिनके पास अच्छे टूल्स नहीं थे जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा क्रॉप नहीं उगा पाते थे, लोन मिलने के बाद वो लोग अच्छे टूल्स खरीदेंगे और ज्यादा क्रॉप्स को भी उगा पाएंगे, जिससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगा। दूसरा चीज जो सरकार कर सकती है वो गांव को रोड से कनेक्ट कर सकती है, इससे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट सेमी रूरल एरिया में फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, जिससे क्या होगा, वो जो सेमी रूरल एरिया के लोग हैं वो लोग फैक्ट्री में जाकर काम कर पाएंगे और उन्हें जॉब्स मिलेगा। अब चलो चौथा पॉइंट देखते हैं। देखो इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों में सिर्फ 52% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। बाकी बच्चों को इतना प्रिविलेज नहीं मिला है कि वो लोग स्कूल जा सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में 20 लाख से ज्यादा जॉब सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से प्रोड्यूस किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि इंडिया में 35 लाख से भी ज्यादा जॉब्स टूरिज्म सेक्टर से प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सुंदर सुंदर जगह है लेकिन उसे प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया है। वो जगह टूरिस्ट के लिए इजिली एक्सेसिबल नहीं है। इन 5 पॉइंट्स को याद रखना, तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। लेकिन देखो ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई ना, इसे करने में काफी वक्त लगता है और हमारी जो गवर्नमेंट की सरकार होती है वो बस 5 साल के लिए होती है। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो शॉर्ट टर्म प्लान्स पे ज्यादा ध्यान देती है, ताकि अगले इलेक्शन में वो अपनी शॉर्ट टर्म प्लान्स को बता करके इलेक्शन जीत पाए। और ऐसा ही एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाया गया था 2005 में, जिसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और स्टार्टिंग में तो नरेगा को सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट में ही सेटअप किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसे बढ़ा दिया गया और अब नरेगा 625 डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और इस प्लान में क्या होता था कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं होता था उन्हें 100 दिन के लिए काम दिया जाता था, और अगर किसी कारण किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट उसे फ्री अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देती थी, मतलब फ्री में पैसा दे देती थी। और ये जो सरकार के द्वारा स्कीम निकाला गया था ये काफी पॉपुलर भी होता है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को कवर करते हैं, वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इन दोनों ही सेक्टर में मैं तुम्हें 7 डिफरेंस बताऊंगा और इनमें से किन्हीं 5 को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पक्का आएगा। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है और उन्हें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होता है और अगर तुम ओवर टाइम करते हो तो तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं। चौथा पॉइंट है इस सेक्टर में लोगों को पेड हॉलीडेज भी मिलती है, मतलब अगर किसी का तबियत खराब होता है या तुम्हें किसी भी इंपॉर्टेंट रीजन के लिए छुट्टी चाहिए तो इस वजह से तुम्हारी सैलरी नहीं काटी जाएगी, तुम्हें पूरे पैसे दिए जाएंगे। पांचवा पॉइंट है कि यूजुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्किंग कंडीशन होता है ना, वो काफी अच्छा होता है। और तुम ये भी कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिक एमिनिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे तुम्हें प्रॉपर वर्किंग प्लेस दिया जाएगा, सेफ्टी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, वगैरह वगैरह। छठा पॉइंट है कि यूजुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन भी दिया जाता है, मतलब जब तुम रिटायर कर जाओगे तो रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलते रहेगा। अब जो तुम्हारा 7वां पॉइंट है वो तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, वगैरह वगैरह। अब देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पॉइंट लिखना बहुत ही आसान होता है, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पॉइंट है उसका उल्टा कर दो, वो तुम्हारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ना ही यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस होता है। दूसरा पॉइंट, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। तीसरा होता है कि कोई भी फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होता है और अगर बाई चांस तुम बहुत ज्यादा काम करते हो ना तो उसके लिए भी तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि तुम्हें कोई भी पेड हॉलीडे नहीं मिलता है, मतलब अगर तुम काम से छुट्टी लोगे तो उसके लिए तुम्हारा पैसा काटा जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि यूजुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं होता है। और छठा पॉइंट है कि तुम्हें कोई भी पेंशन नहीं मिलने वाला, जब तुम रिटायर कर जाओगे उसके बाद तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और इसके एग्जांपल्स हो गए फार्मिंग, या फिर तुम कोई छोटे मोटे दुकान वगैरह में काम करते हो, या फिर तुम कोई लेबर का काम करते हो, तो ये सब तुम्हारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन मेजर क्राइटेरिया के लोग आते हैं और आखिर उनकी मदद कैसे की जा सकती है। तो अगर सबसे पहले हम लोग रूरल एरिया में देखेंगे तो यहाँ के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा जो पार्ट है ना, वो है फार्मर्स का। और इनकी मदद करने का बहुत ही आसान तरीका है इन्हें चीप लोन्स देकर, मतलब हम इन फार्मर्स को जो लोन देंगे उनमें हम इनसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज ना करें। अब आते हैं अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में यूजुअली जो लेबर्स होते हैं ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट अच्छे लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करके इनकी हेल्प कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला सकती है,
एक फिक्स्ड मिनिमम वेजेस रख सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेबर को 400 रुपए पर डे से कम नहीं दिया जाए, चीज से लेबर का लिविंग कंडीशन इंप्रूव होगा। जैसे कि गवर्नमेंट सेट कर सकती है कि कोई भी लेबर को 48 आवर्स ऑफ वीक से ज्यादा ना खटवाया जाए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये सब काम गवर्नमेंट कर सकती है लेबर्स के सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अगर हम कास्ट बेसिस पे देखें तो यूजुअली ST/SC के लोग होते हैं ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो नो डिस्क्रिमिनेशन का रूल्स ला सकती है, और जो डिस्क्रिमिनेट करेंगे उन पे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी ले सकती है। और इनके लिए भी वेजेस में इक्वालिटी सेट कर सकती है कि जितने बाकी लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, ST/SCs को भी उतने ही पैसे दिए जाए। अब हम अगले टॉपिक में जानेंगे कि ओनरशिप के बेसिस पे इकोनॉमिक सेक्टर्स को कैसे डिवाइड किया गया है। तो ओनरशिप के बेसिस पे इकोनॉमिक सेक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर उसे कहते हैं जिसे गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है। और पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है पब्लिक को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ताकि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और इसके एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन। वहीं प्राइवेट सेक्टर किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन किया जाता है और इनका एकमात्र मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। इन्हें पब्लिक फैसिलिटीज से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हो गए टाटा, रिलायंस, बिरला, ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं। तुम्हारे मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि रेलवे स्टेशन, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा क्यों ओन की जाती हैं, यानी कि ये चीजें पब्लिक सेक्टर में ही क्यों आती है, इन्हें प्राइवेट क्यों नहीं बना दिया जाता। तो इसका मेन कारण ये है कि इन चीजों को करने में बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, और इतना ज्यादा पैसा सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही होता है। और इसका एक कारण और है कि प्राइवेट कंपनीज का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, तो वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसका वो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करेंगे, जो कि हर एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि किसानों को उनके क्रॉप्स का सही प्राइस मिल पाए